आज हम बोर्ड कक्षा हेतु उपयोगी विषय संस्कृत के पेपर को हल करने के लिए किन किन टॉपिकों को विशेष रूप से, किन किन प्रकरणों को विशेष रूप से ध्यान में रखने और उनकी अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे लिए उपयोगी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा धातु रूप। धातु रूप के जो सवाल है वे बोर्ड परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। प्रथम पुरुष, एक वचन या उत्तम पुरुष, द्विवचन, इस तरह से चार जो विकल्प जो होते हैं एमएस हेड वाले, उसमें से धातु रूप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं इनके अंदर पट धातु है, भू धातु है, हस्त धातु है, खार धातु है। तो इस तरह की जो धातु है वो धातु के सवाल पूछे जाते हैं और कम से कम 2 नंबर का आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद में शब्द रूप वो होता है जो सप्तमी विभक्ति तक और अधिकरण तक जो चलता है। शब्द रूप राम है, हरि है, नदी, मति, धेनु, इस तरह के जो शब्द रूप है उसमें पूछ लिए जाते हैं कि तृतीय विभक्ति उसमें पूछ लिया जाता है कि करण कारक या तृतीय विभक्ति बहुवचन बताइए या पंचमी विभक्ति एकवचन बताइए, सप्तमी विभक्ति द्विवचन बताइए। तो अपने को अगर शब्द रूप धातु रूप याद होंगे तो वो सवाल आसानी से हल किए जा सकते हैं। शब्द रूप 8वीं 10वीं लेवल के अंदर कोई ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 4-5 राम है, बालक है, धेनु है, नदी है, हरि है, गुरु है, ये 5-6 तरह के जो शब्द रूप है वो अगर याद कर ले तो उसमें से सवाल आपको मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में। उसके बाद हम बात करें विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको संस्कृत के अंदर कोई ज्यादा कठिन वाले नहीं पूछे जाते हैं और इतने हिंदी वाले भी नहीं पूछे जाते जैसे दिन और रात, सत्य, असत्य, इस तरह के नहीं। तो संस्कृत के अंदर जितने भी 50-60 या 100 विलोम शब्द अगर 2 बार तो उसका अध्ययन कर लिया जाता है तो आसानी से विलोम शब्द के 2 सवाल होते हैं जो लगभग 3 या 4 नंबर के होते हैं, तो वो आप हल कर सकते हो। संधि की परिभाषा पूछी जाती है। संधि की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वो संधि के भेद पूछ लिए जाते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब 8वीं लेवल के अंदर तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि व्यंजन और विसर्ग का तो ज्यादा कोई भूमिका रहती नहीं है। स्वर संधि है, उसके जो भेद होते हैं वैसे तो 7 होते हैं लेकिन 8वीं लेवल तक 5 ही होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो इस तरह से ये जो संधि के भेद है उसके उदाहरण, सिंपल से उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। जैसे गणेश पूछ लिए जाते हैं, राजेश पूछ लिए जाते हैं, नयन का पूछ लिया जाता है, हिमालय का पूछ लिया जाता है, विद्यालय का पूछ लिया जाता है, रविंद्र का पूछ लिया जाता है, महोत्सव का पूछ लिया जाता है। उसके बाद में कारक जो कार्य करने में सहायक होता है वो कारक के भी एकदम आसान जो शब्द होते हैं, अभितय, परितय, समय, अनिशा, हा, दिक, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे विद्यालयम अभितय मंदिरम अस्ति, विद्यालय परितय वनम अस्ति। तो इस तरह के जो अभितय, परितय आदि के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, शैल, त्रेण, प्राण, इस तरह के जो शब्द है वो पूछ लिए जाते हैं। पादेन, खंजर, पैर से लग रहा है, तो इस तरह के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। संप्रदान कारक में नमय के योग में चतुर्थी विभक्ति, श्री गणेश साई नमः, इस तरह के उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग होता है। किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय पूछ लिया जाता है। तो वो एकदम देखने से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि इसके पीछे कुछ शब्द जुड़े हुए हैं
इस शब्द के कुछ आगे शब्द जुड़ा हुआ, आगे जो कोई शब्द जुड़ा हुआ है वो उपसर्ग है और पीछे जुड़ा हुआ है वो प्रत्यय है। बात कर लेते हैं प्रार्थना पत्र की। प्रार्थना पत्र बीमारी का या फिर स्थानांतरण का। छुट्टी का प्रार्थना पत्र नहीं पूछा जाता परीक्षाओं में, या तो बीमारी का, या बीमार हो गए 2 दिन आपको अवकाश चाहिए, या फिर आपने 8वीं परीक्षा पास कर ली, अन्य विद्यालय में पढ़ना चाहते हो, 10वीं परीक्षा पास कर ली, अन्य विद्यालय में पढ़ना चाहते हो, 12वीं परीक्षा पास कर ली, अन्य विद्यालय में पढ़ना चाहते हो, तो ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र वो अपने प्रधानाध्यापक को लिखना होता है। ऊपर का वो सेम ही होता है, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, पूरा सेम ही होता है, सिर्फ एक लाइन बदली जाती है। मह्यम 2 दिवसीय अवकाश प्रदानम कुरु, इसकी जगह आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदानम कुरु, केवल इतना ही जोड़ना है। ये लगभग आपको प्रार्थना पत्र 5 या 6 नंबर का आता है। निबंध उपवनम पे आ सकता है, विद्यालय पर आ सकता है, दीपावली पर आ सकता है, होलिका पर आ सकता है। तो निबंध की 10-12 लाइनें आपको तब रटनी है पूरी तरह से, उसको तो आपको स्मरण में लाना है। उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कहानी अपने पाठ की 2 कहानी याद कर लीजिए, या तो अथवा में वो दोनों ही मिल जाएगी, नहीं तो अथवा के अंदर एक कहानी पक्की मिल जाएगी। और कहानी तो याद करेगा बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि बच्चे बचपन से अपने दादी नानी से कहानी पढ़ते आए हैं, कहानी सुनते आए हैं। कहानी एक ऐसी समय है जिसको एक बार सुनने मात्र से याद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों के जो परीक्षाओं में जो कहानी का जो सवाल पूछा जाता है वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए। और आपके मन में एक दुविधा होगी कि कहानी है वो संस्कृत में पूछी जाती है, कहानी बेटे संस्कृत में नहीं पूछी जाती। कहानी अपने हिंदी भाषा में कहानी का सार लिखना होता है। हाँ, सवाल आपको जो संस्कृत में जो पेपर के अंदर है, सवाल संस्कृत में जरूर लिखा होता है, लेकिन उसमें ये लिखा जाता है कि दुर्बुद्धि विनश्यति का कथा हिंदी भाषायाम लिख, दुर्बुद्धि विनश्यति कहानी को हिंदी भाषा में सार के रूप में लिखना है। तो वो कहानी के नंबर है वो आपको 6-7 नंबर आसानी से दिला सकता है। तो इसी तरह से आप पाठ्य पुस्तक के अलावा जो आपको प्रकरण याद करने होते हैं, वो ये प्रकरण होते हैं। और लगभग मैंने ये प्रकरण आपको एकदम पूरी तरह से विस्तृत रूप से बता दिया है। धातु रूप आपको एकदम विस्तार रूप से बता दिया गया है, शब्द रूप विस्तार से बता दिया गया है, विलोम संदेह कारक उपसर्ग प्रत्यय प्रार्थना पत्र निबंध और कहानी, ये सारे आपको विस्तार रूप से बताया गया है। अब बोर्ड परीक्षाओं से पहले आपको जो आपने नोट्स बनाया है, जो आपने अपनी कॉपी के अंदर रजिस्टरों में जो लिखा है, उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप उसको पुनरावृत्ति करते जाओगे, जितनी बार आप उसको रिपीट करते जाओगे, उतना ही आपके लिए स्थायी होता जाएगा।